तो शुरू करते हैं हम लोग। ये वाली क्लास जो है स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसके लिए फ्रेम्ड है। और इस वाली क्लास में जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो एक बार आपको मैं थ्योरी वॉक थ्रू करवाऊँगा, डिटेल में एक एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन करूँगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक काम कैसे करते हैं, मीन, मीडियन और मोड काम कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है कंटेंट शुरू करते हैं और कोशिश हम लोग की यही रहे कि अपना काम जो है इसी वाली क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे ओपन आइटम्स हैं जो मैं इस वाली क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पर एक बार हाई लेवल पर सबकी परिभाषा इत्मीनान से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्लाइड है ये हमको सबकी परिभाषा एक एक बार समझाने के लिए। तो इस पर पहले सबसे समझते हैं कि माध्य यानी कि मीन क्या होता है। तो माध्य यानी कि मीन, जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में एवरेज के नाम से जानते हैं, तो माध्य कुछ और नहीं है, वो दरअसल सामान्य शब्दों में एवरेज या फिर औसत ही होता है। और जो एवरेज होता है उसका फंडा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये एवरेज का फंडा होता है। तो क्योंकि मीन कुछ और नहीं है, एवरेज है, इसलिए उसके लिए भी सेम फंडा बनता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमको ये याद रखना है कि जब भी आपसे माध्य पूछे तो उसके लिए यही वाला फंडा यूज करना है जो कि आप हमेशा औसत के लिए यूज करते आते हैं, वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद रहेगा? ठीक है, अब ये दो पॉइंट और हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल एकदम पूछे जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको भी एक बार सुन लो। माध्य में सभी मानों का प्रयोग होता है, मतलब कि जो भी आपको डेटा गिवन होगा सभी का प्रयोग करेंगे माध्य में। और ये चरम मानों से प्रभावित होता है, मतलब कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये प्लस या माइनस या कम या ज़्यादा होता रहता है। तो क्या होता है आपके एग्जाम में, क्या करेगा वो कि स्टेटमेंट्स बना के दे देगा, कथन और कारण में दे देगा। तो अलग अलग फॉर्मेट में ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछेगा जिसको आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये सही है या गलत है, या ये फिर जो कथन दिया उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह के पॉइंट में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है मेरे पास माध्यिका माने कि मीडियन। अभी इस वाली स्लाइड में सिर्फ परिभाषा बता रहा हूँ, फिर इसके एक एग्जांपल के साथ आपको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन देते हुए, मतलब इम्प्लीमेंट कराते हुए फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो माध्यिका या मीडियन क्या होता है इसको एक बार इत्मीनान से सुन लेते हैं। माध्यिका या मीडियन, कोई भी आपको डेटा गिवन होगा उसमें सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि उसको क्रमबद्ध करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आपका डेटा गिवन हो आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और फिर अरेंज करने के बाद जो उसकी बीच वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको माध्यिका कंसिडर कर लेते हैं। हालांकि जब मैं सवाल कराऊंगा तो करके दिखाऊंगा। अगला है जो आपको याद रखना चाहिए, ये स्थिति पर आधारित होता है, ये पोजिशनल एवरेज होता है। तो हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट लिखे हो जिससे पूछे कि भाई क्या ये माध्यिका के लिए सही है, तो हाँ, माध्यिका स्थिति पर आधारित होता है, ये इसके लिए सही है। ये चरम मानों से अप्रभावित रहता है, ये देखो यहाँ पर लिखा था, ये चरम मानों से प्रभावित रहता है, ये चरम मानों से अप्रभावित रहता है। ठीक है, दिमाग में इसको सेट करना है अपने को, और कोशिश करना है कि इसी वाली क्लास में छोटे छोटे पॉइंट जो है मेरे को याद हो जाए, ताकि फिर दोबारा मेरे को ये ना देखना पड़े। अगला है बहुलक यानी कि मोड। तो बहुलक क्या होता है, जैसे मान लिया आपको सेट ऑफ डेटा गिवन होगा और उस डेटा में, मतलब जो आंकड़े आपको पता होंगे, उस आंकड़ों में हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो दरअसल बहुलक कहलाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये बारंबारता पर आधारित होते हैं कि कितने बार रिपीट हो रहा है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक कहने का मतलब है कि किसी इंसान का रंग, अगर कुछ मान लिया आपके पास सेट ऑफ कलर्स अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हो, किसी की क्वालिटी को यूज कर सकते हो। तो ये जो है हमेशा गुणात्मक आंकड़ों पर आधारित रहेगा, मतलब कि किसी की क्वालिटी पर आधारित रहेगा। ठीक है, कंफर्टेबल है? तो ये दरअसल माध्य, माध्यिका
और बहुलक की परिभाषा हो गई। ये मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं ये ऑन हाई लेवल, मतलब एक ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दिया कि देखो इस तरीके से ये होते हैं। हालांकि हम लोग अभी डिटेल में एक एक पर आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात करते हैं हम लोग डिटेल में सबसे पहले माध्य की। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि माध्य कुछ और नहीं होता है, उसे हम लोग औसत कहते हैं। अब एक और आपको परिभाषा दे रहे हैं, माध्य को दरअसल हम लोग समांतर माध्य मतलब कि अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, वो माध्य पूछ सकता है, वो समांतर माध्य पूछ सकता है, वो आपसे अरिथमेटिक मीन पूछ सकता है ना, वो आपसे औसत पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। जो भी वो पूछेगा सबका जवाब एक ही रहेगा। जवाब क्या होगा? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। स्वीकार है इतना हमको? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ऐसा कोई आपको डेटा गिवन होगा और बोलेगा इस डेटा का आप हमको माध्य बता दीजिए, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा गिवन रहेगा उसका निकालेंगे योग। तो ये हो गया प्रेक्षणों का योग, जो कि मेरे पास आ रहा है 90। ठीक है, और मेरे पास दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 प्रेक्षण थे, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। और जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना निकल कर आता है? 18। तो इस वाले डेटा का जो माध्य होगा वो कितना होगा? 18 होगा। ऐसा स्वीकार हो गया? ये कंफर्टेबल है आप लोग? अब एक और इसका तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने का, वो होता है असतत बारंबारता। असतत बारंबारता का मतलब होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब आप अभी इस टाइम पर गाड़ी के स्पीडोमीटर देखते हैं तो वो आपको डिजिट में दिखाई देते हैं। पहले जो है वो गाड़ी के जो स्पीडोमीटर थे एनालॉग में होते थे, तो अभी डिस्क्रीट में आते हैं। तो जो अभी आपको डिजिटल वाले दिखाई देते हैं, वो जो नंबर में दिखता है कि स्पीड 20 हो गई, फिर 21 हो गई, फिर 22 हो गई, वही दरअसल होता है डिस्क्रीट स्पीडोमीटर। तो डिस्क्रीट कुछ और नहीं है जिसमें एक काटा ना हो, मतलब कि कोई रेगुलरिटी ना हो, वो नंबर्स के फॉर्म में धीरे धीरे आगे बढ़े या धीरे धीरे कटे। ठीक है, तो इस सिनेरियो पर आपको अगर माध्य पूछा जाए तो आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इसके लिए हम लोग प्रत्येक मान को उसकी बारंबारता से गुणा करवाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। असतत बारंबारता में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी से इनटू करवाया जाएगा। जैसे यहां पर एक बार देखते हैं, जैसे मान लिया कि यहां पर डेटा है 5 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो 5 जो है कितने बार आ रहा है भाई? 2 बार आ रहा है। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो हम क्या करेंगे, जब हमको इसका एवरेज निकालना होगा, जब इसका हमको माध्य निकालना होगा, तो ये वाला फंडा यूज करेंगे। फंडा कहता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। कहने का अर्थ ये है कि x कितने बार यूज हुआ उसका से इनटू करवाओगे, और ये जो साइन होता है मैंने आपको बताया है, ये सम का साइन होता है, तो उसको जोड़ोगे और डिवाइडेड बाय जो उसकी सारी फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप ऐड करोगे। जैसे यहां पर एक बार इसको लगा के दिखाते हैं। यहां पर कह रहा है कि जो 5 है वो 2 बार आ रहा है, तो जब मैं समेशन ऑफ एफ एक्स निकालूंगा, जब मैं ये वाली चीज निकालूंगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को उसकी फ्रीक्वेंसी 2 से गुणा करेंगे। वैसे यहाँ पर 10 को उसकी फ्रीक्वेंसी 3 से गुणा करेंगे। वैसे ही 15 को उसकी फ्रीक्वेंसी 5 से गुणा करेंगे। और क्योंकि समेशन का साइन लगा हुआ था, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं, जब इस वाले पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप सॉल्व करते हैं, तो आपको टोटल समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिल जाती है 115। मैं अभी समेशन ऑफ एफ मतलब जो मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो भी पता करने वाला हूं। तो मेरी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो इन तीनों का सम है, जो कि कितनी है, 10। और जब मुझे औसत निकालना होगा, तब मैं जो मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी और जो डेटा है उसका मल्टीप्लिकेशन को 10 से डिवाइड कराऊंगा, तो मेरे को फाइनल वाला मिल जाएगा 11.5। देखो इत्मीनान से कैसे 11.5 बना है, स्वीकार है? तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक और अप्रोच दिया माध्य निकालने का, कि इस तरीके से आपके एग्जाम में माध्य पूछा जाएगा जिसमें बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। ओके हैं अपन? चलो अब हम लोग चल रहे हैं फटाक से नेक्स्ट वाले पैटर्न की तरफ। तो ये आ गया अपना नेक्स्ट वाला पैटर्न। थोड़ा सा इस वाले पैटर्न पर भी हम लोग को फोकस करना है। ये भी एक अच्छा पैटर्न है, इसका भी आपको प्रॉपर आइडिया लगना चाहिए। हाँ सुनते हैं, देखो ये है संयुक्त माध्य, मतलब
सॉरी, ये है संयुक्त माध्य, मतलब कि कंबाइंड मीन। अब संयुक्त माध्य के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको एक बार रिलैक्स होकर सुन लेते हैं। ये वाली चीज, ये संयुक्त माध्य वाली चीज आपके एग्जाम के लिए महा महत्वपूर्ण चीज है। इस पर एकदम 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा भाई, अच्छे से इसको समझ लो। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपको एक सब एवरेज, मतलब कि एक किसी खंड का एवरेज और उस खंड में स्थित संख्याएं पता होंगी। जैसे कि यहां पर फोकस करते हैं एक उदाहरण में, जैसे क्वेश्चन में बोला है 40 छात्रों का औसत 60 है। तो क्या हुआ, किसी कक्षा में कोई कुछ छात्र हैं जिसमें से उसने नोटिस किया कि जो 40 छात्र हैं उनका औसत 60 आता है। तो एक खंड है जिसमें 40 छात्र हैं जिसका एवरेज 60 है। अब दूसरा खंड है जिसमें 60 छात्र हैं और उसमें 70 एवरेज आता है। तो आपको इसमें ओवरऑल माध्य निकाल कर देना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में भर भर कर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको आप इस वाले फंडे से हैंडल करते हैं, n1x1 प्लस n2x2 अपॉन n1 प्लस n2। ये अगर देखूं एक तरह से तो फ्रीक्वेंसी वाले टाइप का ही फंडा है जो इसके जस्ट पहले मैंने बताया था। तो बिल्कुल वैसे ही फंडा है, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर काउंट दे रखा है, मतलब कि नंबर देकर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण में अगर इसको इंप्लीमेंट करना सिखाऊं तो कैसे होगा, देखना जरा। वो बोल रहा है कि 40 छात्रों का औसत 60 है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू हो जाएगी 40, पॉइंट आ रहा है पकड़ में, और उनका एवरेज 60 है, तो ये हो जाएगा x1, सही है। अब बोल रहा है 60 छात्रों का औसत 70 है, तो ये हो जाएगी n2 और यहाँ पर आ जाएगा x2, ऐसा, ठीक है। और जब इसको उठाकर इसे पुट करूंगा तो कैसा दिखेगा, दरअसल देखना, n1 x1 n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, ऐसा। समझ में आ रहा है, दिमाग में फिट हो रही है बातें। और जब आप इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6600 बटे में 100, तो फाइनल कितना आ जाएगा 66। तो 66 जो है ये वाले सेंटेंस का एवरेज है। एक सामान्य गलती जो आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है, सामान्य रूप से बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसका औसत 60, इसका औसत 70, तो 60 प्लस 70 बटे में 2 करते हैं, ठीक है। ये जब आप करोगे तो इससे आपको क्या निकल कर आएगा, 65 निकल कर आएगा। और मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ कि 65 इसका उत्तर नहीं है, ये वाली चीज क्या है, गलत है। समझ में आ गई बात। आपको यही फंडे से इसका एवरेज निकालना है, और मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ओके अपन लोग अब एक और सेट हम लोग देखते हैं माध्य निकालने का। माध्य निकालने का अगला जो सेट है वो है भारित माध्य, मतलब कि वेटेड मीन। अब भारित माध्य क्या होता है, भारित माध्य होता है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको किसी भी एक डेटा का भार, मतलब कि उसका वेट बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, जैसे कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपके पास अलग अलग सेक्शन होते हैं, है ना। आपके पास मैथ्स होता है, आपके पास रीजनिंग होता है, आपके पास जीके होता है। तो उस एग्जाम में आप देखते हैं कि भाई जीके का वेटेज कितना है ना। आप ये देख रहे हैं कि जो एग्जाम है उसमें 100 में से 40% जीके आ रहा है, तो आप पता लगाते हैं कि भाई जीके का वेटेज ज्यादा है। तो जो वो वेटेज की जो बात करते हैं वही दरअसल टर्म होता है भार। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लिया कि कोई एग्जाम होगा, सुनते जाइएगा, मान लिया कोई एग्जाम होगा जिसमें हिंदी के अंक कितने हैं 3, लेकिन उसका 80, लेकिन उसका वेटेज कितना है 3। वैसे ही गणित के अंक कितने हैं 60, लेकिन उसका वेटेज कितना है 2। तो मेरे को दिखाई दे रहा है हिंदी का जो वेटेज है वो गणित से ज्यादा है। तो एग्जाम में आपको क्या करेगा, एग्जाम में आपको डेटा देने के साथ साथ उसका वेटेज भी बताएगा और फिर आपसे इसका माध्य पूछेगा। तो आप ये कैसे निकालोगे, आप निकालोगे इस वाले फंडे से। ये भी वही सेम फंडा है जैसा फ्रीक्वेंसी वाला था। आप क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी और एवरेज का गुणा करवाते थे, तो यहाँ पर भार और उस डेटा का गुणा करवाओगे और लास्ट में जो भी टोटल भार होगा, जैसे लिखा ना समेशन ऑफ डब्ल्यू, उससे डिवाइड करवाएंगे अपन। तो कैसे इसको हल करेंगे, जब मैं समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स निकालूंगा तो डेटा है 80 और उस पर भार है 3, तो 80 गुणा 3। जैसे ही डेटा है 60 और उस पर भार है 2, तो 60 गुणा 2,
और जब मैं दोनों को हल करूंगा तो मेरे पास टोटल समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आती है 360। और जब मैं समेशन ऑफ डब्ल्यू निकालने जाता हूं तो इसका भार 3, इसका भार 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो मेरे पास जो टोटल था 360, उसको मैंने 3 और 2 5 से डिवाइड करवाया, तो मेरे को फाइनल एवरेज निकल कर आ रहा है कितना 72। तो जब भार पता हो तो एवरेज यानी कि माध्य इस वाले फंडे से निकाला जाता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि कुल मिलाकर चीजें सारी समान ही है, चारों ही नियम लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो इसका आपको आइडिया रहे कि जब भार पता होगा, जब फ्रीक्वेंसी पता होगी, तो किस तरह से हैंडल करना होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है यहां तक अपन लोग? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने कहा था ये आपको याद होनी चाहिए, तो एक बार मैं आपको फिर से इन सारी बातों से रूबरू करवा देता हूँ। ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और आपको ये जो स्लाइड लिखी हुई है, इस स्लाइड से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है। एकदम सीधे सीधे निकल कर इस वाली स्लाइड से ही क्वेश्चन आएंगे। तो कोशिश ये करेंगे स्लाइड में जितना कंटेंट लिखा हुआ है पूरा अपन रट मारें एकदम। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रटने की भी कोशिश करनी है। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो हमको याद रहे तो बढ़िया होगा। जैसे एक बार इस वाले को एक्सप्लेन कर देता हूं। बोल रहा है प्रत्येक प्रेक्षण में अगर आप के जोड़ोगे तो माध्य में भी के जुड़ जाएगा। कहने का क्या अर्थ है, जैसे मान लिया कि कोई डेटा है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मेरे पास कोई डेटा है। अब इस डेटा में देखो, ये 4 इधर छोड़ा, ये 4 इधर छोड़ा, तो बीच का नंबर क्या आया 5। तो मेरे को इस वाले डेटा का जो माध्य दिखाई दे रहा है, मतलब जो औसत दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 5। इसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि हर एक में 2-2 को जोड़ता हूं। हर एक में 2-2 को जोड़ूंगा तो 1 और 2 कितना 3, 2 और 2 कितना 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो मैं 4 यहां छोड़ रहा हूं, 4 यहां छोड़ रहा हूं, तो बीच का नंबर कौन फंस रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो माध्य मुझे मिल रहा है, जब मैंने सब में 2 को जोड़ा, कितना मिल रहा है 7। तो मैं बहुत आराम से देख पा रहा हूं कि जब हर एक में मैं 2 को जोड़ता हूं, देखो यहाँ पे हर एक में मैं 2 को जोड़ता हूं, तो जो मुझे माध्य है वो 2 बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, मानते हो इस वाली बात को? याद है? ओके अपन लोग। तो मैंने इस चीज को सीख लिया। क्या सीखा भाई? मैंने ये सीख लिया कि अगर आप प्रत्येक प्रेक्षण में के को जोड़ते हो, मतलब कोई भी संख्या को जोड़ते हो, तो जो ओवरऑल माध्य होगा वो भी के से बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर मैंने 2 को जोड़ा तो जो ओवरऑल माध्य था वो भी 2 से बढ़ गया। इतना स्वीकार हो गया अपने को। और सिमिलर पैटर्न है, अगर प्रत्येक प्रेक्षण को के से गुणा करोगे तो जो माध्य होगा वो भी क्या हो जाएगा, के से गुणा हो जाएगा। और के कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मैंने यहां पर 2 लिया है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इन सारे नियमों को अभी ही याद कर रहे होगे। अब इसके बाद इसके लिए समय नहीं है, जो है यही है अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। जो माध्य होगा वो हमेशा न्यूनतम और अधिकतम मान के बीच में होगा। ये बात मानते हो? जैसे मान लिया मेरा जो माध्य है वो 5 आ रहा है, न्यूनतम है 1 और अधिकतम है 9, तो 1 + 9 का आधा करूंगा तो फिर से मेरे को मिल जाएगा 5। तो न्यूनतम और अधिकतम के बीच में होता है। और ये सारे के सारे जो टर्म मैं यहाँ पे लिखा हूँ थ्योरी वाइज, आजकल का जो पैटर्न है वो यही है कि वो थ्योरी आपको पढ़वाता है और उसको हल करवाता है। तो थोड़ा आपको थ्योरी पर ध्यान देना है। आजकल डायरेक्ट गणित लगाने वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे। गणित को समझते कितना हो आप, आपकी गणित को लेकर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो इसे थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं भाई। अब जैसे इसको देखो जरा, कुछ शॉर्टकट्स है हमारे पास, वो भी आपको थोड़ा याद करने चाहिए। एक एक बार इनको एक्सप्लेन करते हैं, जरा रिलैक्स होकर देखना। कह रहे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका अर्थ क्या है वो एक बार समझाते हैं आपको। जैसे मान लिया एक संख्या 1 2 3 4 5 और ऐसे जा रहा है वो n तक। तो ये जो मैंने बोर्ड में लिखा है ये है प्रथम n प्राकृत संख्याएं। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं को जो जोड़ होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, वैसे भी हर जगह फॉर्मूला काम आता है। वो होता है n+1/2। ये जोड़ हो गया।
अब अगर आपको इसका मैं बोलूंगा कि भाई आप मेरे को एवरेज बताओ, मतलब कि माध्य बताओ, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करोगे। तो क्या होगा कि जो आपका सम ऑफ टर्म्स निकला है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करो तो एन एन को काटेगा, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास, एन प्लस 1/2, और ये यही पर वो लिखा हुआ था। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो सिखाता हूँ। जैसे मान लिया आपके पास लिख कर आएगा 1 2 3 4 से लेकर, सुनने की बात है, 100 तक आप हमको माध्य बता दो, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास फंडा पता है। फंडा क्या है भाई, 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है n प्लस 1/2। तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे कि टोटल कितने हैं महाराज, 100, तो हो जाएगा 100 प्लस 1/2, 100 प्लस 1 101, और फिर इसका हो जाएगा 50.5। तो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वो 50.5 होगा। समझ में कैसे हैंडल करना है आपको, कंफर्टेबल है आप लोग? अगला वाला देखता हूं। अगला है n विषम संख्याओं का माध्य। n विषम संख्याओं का माध्य कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे मान लिया 1 3 5 7 9, इस तरीके से आपके पास n तक की विषम संख्याएं लिखी हुई है, और आपको अगर इसका सम जानना होगा तो इसका सम होता है n स्क्वायर, और अगर आपको इसका एवरेज जानना होगा तो आप नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कराओगे, तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो तो n इस n को काटेगा तो फाइनल कितना आ जाएगा, समझ गए? तो आपको याद करना है कि n विषम संख्याओं का जो माध्य होता है, प्रथम n, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रथम n विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वो दरअसल n होता है। मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज एक्चुअली n। ये ठीक है यहाँ तक? ओके हम लोग आगे बढ़ रहा हूं। प्रथम n सम संख्याओं का माध्य, जैसे विषम होती थी 1 3 5, तो सम होगी तो क्या लिखूंगा, 2 4 6, ऐसा। n सम संख्याओं का माध्य हो जाएगा n प्लस 1। स्वीकार है? इतना कंफर्टेबल है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोचने की बात है, यहाँ पर आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, 2 4 6 8 10 12, और ऐसे करके वो 20 तक जाता है, सोचने की बात है, ठीक है? और अब आपको बोलता है इसका, ये जो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आप हमको माध्य बताइए। समझ में आ गई बात? ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आपसे माध्य पूछेगा, तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो 2 से लेकर अगर मैं 20 तक जाऊंगा तो पदों की संख्या कितनी आएगी महाराज, 10। यही तो समझने की बात है। जब आप 2 से लेकर 20 तक जाएंगे तो पदों की संख्या 10 आएगी, और ये जो n होता है, ये जो n होता है, ये दरअसल नंबर ऑफ टर्म्स ही तो होता है, ये पदों की संख्या ही तो होता है। समझ रहे हो आप? तो अब मेरे को, क्योंकि ये सम है, 2 4 6 8 10 से लेकर 20 तक ये सम संख्याएं हैं, और उनका एवरेज का फॉर्मूला मुझे पता है n प्लस 1 होता है, तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू आ रही है 10 प्लस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n सम संख्याएं हो, अगर 10 सम संख्याएं हो, तो उनका औसत यानी कि माध्य कितना आता है, 11। ये यहीं पर एक कैच है, ध्यान से समझ लो इस वाली बात को, कि भले ये 20 तक जा रहा है लेकिन मैं n का मान 10 ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि n जो होता है वो पदों की संख्या होता है। 2 से लेकर 20 तक पदों की संख्या 20 नहीं है, 10 है। ये वाली बात आप स्वीकार कर रहे हो? डन है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है समांतर श्रेणी का माध्य। तो एक बार पहले समांतर श्रेणी समझ लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहा जाता है। हर वो श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान होगा समांतर श्रेणी कहलाएगी। याद रहेगा, हर वो श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान होगा, क्या बोलेंगे उसे गोवन? समांतर श्रेणी बोलेंगे। सेट है? मतलब कि किसी भी सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का, अगर वो कॉमन हो तो वो जो सीरीज होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। एक बार फिर से सुनते हैं। जैसे मान लिया 1 5 9 13 17 और यहां पर लिखा हुआ है मान लिया मेरे पास 21, इस तरह से लिखा हुआ है, और मेरे से इनका मान लिया कि माध्य अगर पूछता है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं देखूंगा कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो जो अंतर है वो कॉमन है।
क्योंकि इनके बीच का अंतर कॉमन है, इस वजह से ये जो सीरीज है ये एपी है, मतलब कि समांतर श्रेणी है। तो अगर आपने नोटिस कर लिया कि जो भी आपको डेटा गिवन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि समांतर श्रेणी में गिवन है, तो उस स्थिति में अगर आपको माध्य निकालना होगा तो आप क्या लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने ये याद कर लिया कि अगर मेरे पास कभी भी जो डेटा गिवन है वो डेटा अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि समांतर श्रेणी में है, मतलब कि जब उनके पदों के बीच का अंतर अगर समान है, तो जो माध्य निकलेगा, जो एवरेज निकलेगा, वो निकलेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2। और जैसे अब इसको हल करेंगे तो फटाक से इसका एवरेज बता देंगे कितना, ऐसे आप इसको हैंडल करते हैं। ख्याल रहेगा, यहां तक ओके हैं लोग। अब उसके नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य। मतलब कहने का क्या अर्थ है, थोड़ा देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे कहां तक जाएगा, n का स्क्वायर। और जब इनका आप सम निकालो तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में अक्सर आता है। ये होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय कितना, 6, ऐसे। ठीक है, तो जो एवरेज होगा ये सम हो गया और उसमें आपको n से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको n से डिवाइड करवाओगे तो ये वाला n और ये वाला n कट जाएगा। तो देखो ये बच गया n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये लिखा हुआ है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये लिखा हुआ है। तो ये जो सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में एकदम सीधा सीधा निकल कर आएंगे। और इस क्लास में आपको ये अच्छे से कंठस्थ कर लेने हैं, एकदम बढ़िया से। जैसे मैंने आपको यहाँ पर वर्ग का बताया, वैसे ही किसका और होता है, घन का होता है। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य, मतलब कि मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो क्यूब ऑफ कैसे करूंगा मैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर कर रहा था वैसे यहाँ पर क्यूब चलता जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, और इसका जो सम का जो फंडा होता है, ये जो बोर्ड में लिख रहा हूँ इतना तो कम से कम आपको याद होना चाहिए भाई। इसका जो सम का फंडा होता है, बोलो तो n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे एवरेज निकालने के लिए, मतलब माध्य निकालने के लिए, तो आप इसमें n से डिवाइड करवाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा जो सेट है वो n से डिवाइड होगा। तो इसका और इसका n कट जाएगा, तो जो क्यूब का जो फंडा आएगा वो आएगा ये ऐसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, आपको ये अच्छे से सीख लेना चाहिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वाली ही स्लाइड पर लिखे गए हैं, जिसके लिए आपको एकदम रेडी रहना है भाई। उम्मीद है कि आपने इसे नोट किया और हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पर जाने के लिए रेडी है। अगली वाली जो स्लाइड है ये बनती है मेरी माध्यिका की। इस पर जो मेरा डिस्कशन होगा वो होगा माध्यिका से। अब एक बार माध्यिका इत्मीनान से समझ लेते हैं कि क्या होता है, सुनते हैं। माध्यिका आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना कुछ और नहीं, दरअसल माध्यिका कहलाता है। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, आंकड़ों को आपको आरोही या अवरोही दोनों ही क्रम में अरेंज करने को आप माध्यिका का पहला स्टेप मान सकते हैं। द कंपल्सरी स्टेप जो होता है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये पहला स्टेप होगा। ठीक है, कभी भी आपको माध्यिका पूछी जाएगी तो जो सबसे पहला आप काम करेंगे उसको अरेंज करने का करेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी स्टेप अक्सर हम लोग पेपर में भूल जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये कंपलसरी है और ये आपको मिस नहीं करना है। जब भी आप माध्यिका निकालेंगे तो पहला स्टेप आप उसे अरेंज करने का करेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं इसी वाली क्लास में ना, अभी मैं आपको इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ और इतना एफर्ट इसीलिए दिया जा रहा है कि आप फटाफट इन फंडों को थोड़ा सा मगअप करें भाई। इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमको स्वयं से भी अपनी बुद्धि लगानी है, थोड़ा सा हमको स्वयं से भी एक कोशिश करना है कि यार ये जो कंटेंट है इसके बिना सवाल हल नहीं हो पाएंगे, तो मुझे इसको अपने दिमाग में रखना ही है।
कैसे रखूंगा सर मैं? चलो जरा सुनते हैं। जो माध्यिका है, अगर आपने देख लिया कि पदों की संख्या n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर आपने देख लिया कि पदों की संख्या कैसी है, विषम है, ऑड है, अगर आपने देख लिया कि पदों की संख्या विषम है, ऑड है, तो जो माध्यिका होती है वो होती है n+1/2 पद। कैसे हैंडल होगा ये? जैसे मान लिया एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां पर मुझे उसने कुछ डेटा दे दिया 12, 15, 9, 20 और 7, और इसका मुझसे वो क्या पूछने निकल पड़ा? वो मुझसे माध्यिका पूछने निकल पड़ा। तो इसका मैं मीडियन निकालने के लिए, इसकी माध्यिका निकालने के लिए जो पहला स्टेप करूंगा, इसको ऑर्डर में अरेंज करूंगा। तो जो पहला स्टेप है इसको क्रम में अरेंज करो। तो क्रम में जब अरेंज करते हो तो बनता है 7, 9, 12, 15 और 20। और मैंने नोटिस किया इसमें पदों की संख्या कितनी है? 5, जो कि कैसा है? ऑड है। अगर वो ऑड हो तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? n+1/2 पद। मतलब यहां पर करूंगा मैं 5 + 1/2। तो 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। तो जो तीसरा पद होगा वही दरअसल इसकी माध्यिका होगा। तो तीसरा पद देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये है वो तीसरा पद जो कि है 12, इसकी माध्यिका है। देख लो भाई इत्मीनान से, मैं बोल रहा हूं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल है यहां तक? और अब वैसे ही जैसे आपने देख लिया कि पदों की संख्या कैसी है? समान है। अगर आप देखते हैं कि पदों की संख्या समान है तो उस वाले से जो माध्यिका निकलती है, मीडियम निकलती है, वो निकलती है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाय 2। इंपॉर्टेंट है ये। देखो जरा कैसे हैंडल करूंगा मैं। अगर मान लिया कि मेरे पास कुछ डेटा क्वेश्चन में गिवन है 4, 6, 9, 11, 13 और 15, और मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को क्रम में जब अरेंज करता हूँ तो ये क्रम में ही अरेंज अभी हुआ है, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पेपर में स्वयं से क्रम में अरेंज करके दे देता है, कोई बात नहीं, उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया मैंने। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या देखा, इसमें n की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, n की वैल्यू क्या आ रही है? 6, जो कि क्या है? इवन है। इवन है तो यहाँ पर आपको डेटा रखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप डेटा तो यहाँ पर क्या आएगा? 6/2, और यहाँ पर क्या आएगा? 6/2 प्लस 1। देखो कैसे लिखा है मैंने। तो 6/2 मतलब हो जाएगा तीसरा पद, और 6/2 मतलब कि 3 + 1 मतलब कि कौन सा पद? चौथा पद। तो आपको थर्ड और फोर्थ टर्म पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के हिसाब से थर्ड टर्म आ रहा है 9, और फोर्थ टर्म कौन आ रहा है? 4। ध्यान रखिएगा, थर्ड और फोर्थ टर्म लेना है। तो थर्ड टर्म है 9 और फोर्थ टर्म है 11। तो जब मैं उसको फंडे में पुट करूंगा तो कैसे देखेगा? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, तो लिखा है ना, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, ऐसा। अगर इसको आप हल करते हैं तो 9 और 11 20, 20 का आधा कितना हो जाता है? 10। इत्मीनान से रुक कर इसे देखो ये कैसे हैंडल हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे पेपर में गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इस वाली बात को समझते ही नहीं। हम लोग थर्ड और फोर्थ टर्म लेने के लिए बोला था। हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 7 का आधा 2, ले भाई आ गया मेरे पास 3.5, ऐसा करके उसको जवाब निकाल के देते हैं। कुछ भी नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं कि थर्ड और फोर्थ टर्म लेना है। तो देखो ना भाई थर्ड टर्म क्या है, देखो ना भाई फोर्थ टर्म क्या है, और उसको जोड़ के आधा करो। आप समझ रहे हो चली बात को? आइडिया एक्सेप्टेड है। तो ये जो मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में बिल्कुल इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि इवन वाले पर आपसे पेपर में वो लोग गलती करवाते हैं, तो इसको अच्छे से रिलैक्स होकर थोड़ा समय देकर अच्छे से एकदम थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग इस पर प्रिपेयर कर लो। ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है हम लोग वही जूझ जा रहे हैं कि भैया थर्ड टर्म लेना है कि फोर्थ टर्म लेना है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला है मेरे पास बहुलक। एक बार जरा इसको रिलैक्स होकर समझते हैं कि बहुलक क्या होता है। हम लोग जो हैं पहुंच गए हैं कहाँ तक? बहुलक तक। अब एक बार रिलैक्स होकर बहुलक को समझते हैं कि बहुलक क्या होता है। देखो बहुलक के सिनेरियो में, बहुलक के केस में, बहुलक को इंग्लिश में दरअसल क्या कहा गया है? मोड। समझिए कि मोड क्या होता है। बहुलक यानी कि मोड वह प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। हर वो ऑब्जर्वेशन
जो किसी भी सेट ऑफ डेटा में सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाएगा वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाएगा कैसे, जरा यहाँ पर देखते हैं, जरा इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 3 4 4 5 4, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो 4 है वो कितने बार प्रयोग हो रहा है, 3 बार। तो इस वाले डेटा में सबसे ज्यादा बार 4 प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस डेटा का जो बहुलक है वो कौन है, 4 है। जो मोड है वो कौन है, 4 है। इतनी बात उतरी तुम्हारे दिमाग में? इतना ही करना है बहुलक में, बस देखना है कि कौन कितने बार प्रयोग हुआ। जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग होगा वही क्या बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा। याद रहेगा? ओके हैं अपन लोग, आगे बढ़ो। लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुलक हमेशा यूनिक हो, वो बाय मॉडल मतलब कि द्विबहुलिकी भी हो सकता है। जैसे आप इस वाले एग्जांपल को देखिए, इसमें एक कितने बार, 2 बार, और 2 कितने बार, 2 बार। तो क्योंकि एक ऐसी संख्या है, एक जो कि 2 बार आ रही है और जो 2 है वो भी 2 बार आ रही है, तो दोनों की बारंबारता तो समान है ना, फ्रीक्वेंसी तो समान है, इसलिए इसका बहुलक 1 और 2 दोनों होगा। स्वीकार कर रहे हो? ठीक है। अगला वाला फेस है यहाँ पर कि जो बहुलक जो है वो नो मोड मतलब कि बहुलक रहित भी हो सकता है। जैसे इस वाले डेटा में आप देखो 4 5 6 7, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई बारंबारता या फ्रीक्वेंसी हो या कोई रिपीटेशन हो, कुछ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे के सारे नंबर वैसे एक ही बार लिखे हुए हैं, तो इस स्थिति में मेरा आंसर क्या रहेगा, कोई बहुलक नहीं, मतलब कि नो मोड। याद कर रहे हैं हम लोग? कंफर्टेबल है? बहुलक कैसे निकाला जाता है, यही 3 उसकी संभावनाएं होती हैं, और इन तीनों संभावनाओं पर आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो बहुलक में हमने नोटिस किया कि कोई भी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है, बस किसी भी डेटा के फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी बारंबारता को देखा जाता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही दरअसल क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके पेपर में 100% आएगी। बहुलक ही एकमात्र ऐसी माप है जो गुणात्मक आंकड़ों जैसे रंग, ब्रांड, श्रेणी पर भी लागू होती है। ख्याल है? बाकी किसी भी आप डेटा को गुणात्मक तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बहुलक को किया जाता है। चलिए, अब ये वाली स्लाइड आपके दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, आपके एग्जाम में 100% ये फॉर्मूला आएगा। मैं अभी बोल रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला ना आए तो समझ लेना तुम्हारा पेपर कैंसिल होने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इसे हम लोग याद कर रहे होंगे, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, अब इस वाली चीज को ध्यान रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा है परीक्षा में 3 में से 2 मान देकर आपसे तीसरा पूछा जाएगा। ये 3 मान है, 1 2 और 3। परीक्षा में 3 में से 2 मान देगा और आपसे तीसरा जरूर पूछे, और वो 2 कोई भी हो सकता है। तो ये आपको पेपर में करना आना चाहिए। और क्या करना आना चाहिए कि सूत्र को उल्टा पुल्टा भी करना आना चाहिए। जैसे क्या करेगा, 4 ऑप्शन बना देगा, 4 ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिख देगा। ये मैंने क्या किया, इसी सूत्र को उल्टा पुल्टा किया है। तो आप जो है सारे के सारे उल्टा पुल्टा वाले फॉर्मेट याद नहीं कर पाओगे, वो आपको वहीं पर बैठ के करना पड़ेगा और वो करवाएगा आपसे। स्वीकार है इस वाली बात को लेकर हम लोग? तो हमने इस वाली बात को समझा कि मुझे ये याद रखना है। इससे क्या होगा, कोई भी 2 मान देगा और तीसरा पूछेगा, मुझे नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है पेपर में। दूसरा, आपको उल्टा पुल्टा भी करना आना चाहिए, जैसे कि इसका उल्टा पुल्टा हमने ये किया है। ठीक है, कैसे किया है एक बार बस आपके समझने के लिए बोल रहा हूं। जैसे यहाँ पर देखो बहुलक धन में है, यहाँ पर बहुलक ऋण में है, तो इसमें से ऋण को बाहर निकाले अपन यहाँ से। जैसे अपन ऋण को बाहर निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये हो जाएगा 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका, और ये हो जाएगा ऋण में बहुलक। तो मैंने ऋण को बाहर निकाल दिया ऐसा। और अब मैं देख रहा हूं कि एक माध्य जो है जुड़ रहा है, तो एक माध्य यहाँ जोड़ दिया ऐसा।
जो यहाँ जोड़ता हूँ वहां भी जोड़ना पड़ता है। जब वहां जोड़ूंगा तो 2 माध्य और 1 माध्य जुड़कर कितना माध्य बनेगा, 3 माध्य। और यहां से उसने ये 3 और ये 3 को कॉमन निकाल के ये लिखा है। तो ऐसे आपको उल्टा पुल्टा करना है जैसे मैंने अभी किया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इस चीज को भी आपको याद रखना है। ये जो आपको फॉर्मूला दिया ये किन्होंने दिया, कार्ल पियर्सन। इसे कार्ल पियर्सन का अनुभवजन्य संबंध कहा जाता है। इट इज कार्ल पियर्सन एम्पेरिकल रिलेशन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कार्ल पियर्सन ने ये वाली बात भी बहुत ही स्पष्ट कही, सुन लो इस वाली बात को। यह मध्यम रूप से विषम बंटन के लिए, ध्यान रखिएगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑड होता है के लिए लगभग सत्य है। देखो उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये कैसा सत्य है, लगभग सत्य है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। उन्होंने ये वाली बात बिल्कुल कही कि अप्रोक्सीमेटली ट्रू फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट एग्जैक्ट। उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई ये जो फॉर्मूला है आपको अप्रोक्सीमेट करेक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके पेपर के हिसाब से। अगर आप इसे मिस कर रहे हो तो समझिए एक क्वेश्चन आपके हाथ से फिसल रहा है, उसे पकड़ लीजिए। आपको क्या पता होना चाहिए, सममित बंटन मतलब कि सिमेट्रिक। मैंने आपको बताया था कैसा दिखता है, जैसे मान लिया कि ये अक्ष है और ये 0 है और ये एकदम ऐसे बीचों बीच से उठता है। तो ये जो मैंने फोटो बनाई है सममित बंटन की बनाई है, जैसे दोनों तरफ जो है चीजें बराबर बटी हुई होती हैं। तो उस वाले केस में माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक आता है, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक आता है, ठीक है। अगला है मेरे पास पॉजिटिव स्क्यूड मतलब कि धनात्मक विषमता। धनात्मक विषमता कहने का अर्थ है अगर ये 0 है तो ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये पॉजिटिव स्क्यूड है और उस वाले केस में माध्य सबसे ज्यादा होगा, फिर माध्यिका होगी और फिर बहुलक होगा, ठीक है। और अगला जो है वो है ऋणात्मक विषमता। ऋणात्मक विषमता में ये थोड़ा ऋण की तरफ झुका हुआ रहेगा और इस वाली स्थिति में माध्य सबसे कम हो जाएगा और फिर माध्यिका और फिर बहुलक आएगा। ये रिलेशन थोड़ा आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। एग्जाम मेरे को बोलेगा अगर माध्य 24 है माध्यिका 22 है तो आपसे क्या पूछा जाएगा महाराज, बहुलक पूछा जाएगा। ऐसा सवाल आएगा, बहुत ही सीधा सवाल आपके पेपर में आने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में डेटा डालेंगे। आपको उसने माध्य दिया 24 तो ये हो गया 24, उसने माध्यिका बोला 22 तो ये हो गया 22। तो ऐसा दिखेगा 3 गुणा 22 माइनस 2 गुणा 24। और जैसे आप इसको हल करोगे 3 गुणा 22 माइनस 2 गुणा 24 को, तो आपको बहुलक मिलेगा कितना, 18। सही जा रहा हूं मैं? ओके हैं अपन लोग? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस वाली स्लाइड का आपने सारा का सारा डेटा कंज्यूम कर लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके एग्जाम के लिए, महा महत्वपूर्ण। और अब हम लोग वहां पहुंच चुके हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, ये है अभ्यास प्रश्न। तो जितना भी मैंने आपको भी थ्योरी पढ़ाई है उन थ्योरी पर हम लोग एग्जाम में पूछे जा सकने वाले सवाल मेरे साथ हल करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग तैयार हैं? खेल शुरू करें? शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, अपना जवाब चैट सेक्शन में या स्क्रीन में शेयर करेंगे। हाँ, फुर्ती से काम किया जाएगा। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आंकड़े आपको पता है, ठीक है, और इन आंकड़ों का आपको क्या बताना है, समांतर माध्य। ध्यान रखिए इस वाली बात का, समांतर माध्य किसका निकलता है? समांतर माध्य निकलता है हमेशा समांतर श्रेणी का। अरिथमेटिक मीन किसका निकलता है? अरिथमेटिक मीन निकलता है हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिलेगा, इसका मतलब कि जो सीरीज होगी ये अरिथमेटिक सीरीज होगी। और अरिथमेटिक सीरीज मतलब कि समांतर श्रेणी में मैंने तुम्हें बताया था कि पदों का डिफरेंस मतलब कि
डिफरेंस ऑफ टर्म्स क्या होता है, वो कॉमन होता है। तो इसका मतलब कि 5 में से 7 2, 7 में से 9 2, 9 और 2 11 2 है ना। तो यहाँ पर 2 2 का फर्क है। तो इसका मतलब अगर अंतर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2 कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितना है 13, प्लस बटे में 2। तो 13 और 5 हो गया 18, 18 का आधा कितना आ जाएगा 9, जिससे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझे इसको कैसे बनाना है, गया दिमाग में। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी हो तो जो एवरेज होता है, जो समांतर माध्य होता है, वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2 होता है। यहाँ तक ओके है लोग, दिमाग में सेट किया। चलो, उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन से आप कंफर्टेबल हुए होंगे, और मैंने इस वाली स्लाइड में इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया है, तो आपको कष्ट नहीं आएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वो भी पॉसिबल है, वो ही एकदम पॉसिबल है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4, और वैसे ही कहां तक जाएगा, 10 तक। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था ये शॉर्टकट आपको याद रखना, जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डन आपके पेपर में आएगा। क्या बोला था मैंने, 1 2 3 से लेकर अगर n तक जाता है, और इसका अगर आपको माध्य पूछा जाता है, तो आपको मैंने याद रखने के लिए कहा था, वो होता है n+1/2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10, तो ये हो जाएगा 10+1/2, जिससे इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.5। मतलब ऑप्शन क्या है इसका, बी है। मानते हो, सेट है, यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। और जो मैंने आपसे कहा था, जिसकी आपको ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ये था, ये आपको मैंने कहा था याद रखना चाहिए। ये लिखा हुआ है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग। थोड़ा आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। आप एकदम बद्ध दिमाग होकर बैठे रहोगे, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है आपके जीवन में, तो फिर ये चीज़ें आपको टफ तो लगेंगी। लेकिन अगर थोड़ा खुद को पुश करोगे, हल्का सा खुद को एक्टिव मोड में लेकर आओगे, आपको क्वेश्चन बना के मजा भी आएगा। आइए, आपको बताना है इस बार मीडियन, ध्यान रखिएगा। सवाल में जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है, मन मर्जी कोई भी जवाब नहीं देना है। आपको बताना है मीडियन। तो क्वेश्चन में लिख रहा है 2 4 6 8 10 और 12 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बढ़िया, शाबाश। तो आपको पहले गिनना पड़ेगा कि टर्म्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी है 6। n की वैल्यू मतलब कैसी हो गई, सम हो गई। तो अपन क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है उसको क्रम में अरेंज करने का, लेकिन ये तो क्रम में ही अरेंज है, तो कभी कभी वो अरेंज करके दे दे तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बताया, मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है उन टर्म्स को क्रम में अरेंज करो। लेकिन यहाँ तो मुझे क्रम में अरेंज मिल गए, फिर गिनो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 6, जो कि कैसा है, इवन है। तो इस वाली स्थिति में जो फंडा लगेगा वो बनेगा 6/2, 6/2 + 1। और ध्यान रखिएगा ये दोनों ही क्या होते हैं, वापद होते हैं, और जो भी आएगा उसका क्या कर दूंगा मैं, आधा। तो देखो जरा, 6/2 मतलब कि 3, तो तीसरा पद कौन है, 6। 6/2 मतलब कि 3 और एक 4, तो चौथा पद कौन है, 8। और दोनों को जोड़ के क्या करना है अपने को, आधा। 8 और 6 कितना होता है, 14। 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। क्वेश्चन का जवाब क्या है, बी। ऐसा समझ पाए। मीडियन आपके एग्जाम में ये वाला जो सेट है एकदम आपको फंसाने वाला सेट है, लेकिन आपको गलती नहीं करी, बहुत सावधानी से इस वाली बात को ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पर 6/2 मतलब तीसरा पद लिया है, और तीसरे पद की वैल्यू क्या थी, 6, तो यहाँ पर 6 लिखा है मैंने।
वैसे यहाँ पर मैंने 6/2 मतलब 3 + 1 4 चौथा पद लिया है। चौथे पद की वैल्यू कितनी 8, जब 8 लिखा है मैंने। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, पद का मान रखना होता है। पकड़ के पद को ही जोड़ के आधा करके /2 नहीं कर देना है। थोड़ा सा इस वाले स्लाइड पर समय बिताइएगा, लेकिन इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यही आपने इसका जवाब निकाला, सही जवाब था 7। मैंने जो आपको स्लाइड प्रोवाइड कराई है, जिनको इनको नहीं मिली है वो भी मिल जाएगी अभी। तो ये जो स्लाइड है इसमें सारा सॉल्यूशन वगैरह लिख रखा है, तो आपको कष्ट भी नहीं होगा अगर आप स्वयं से भी पढ़ेंगे तो। ये भी हो गया क्या? इस वाले क्वेश्चन में आपसे मोड पूछ रहा है, मतलब कि आपसे जो है बहुलक पूछा जा रहा है। अब सवाल है कि बहुलक निकलता कैसे है, तो मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया, मतलब अभी जस्ट सेशन में डिलीवर किया। बहुलक में हम लोग देखते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने मतलब ये सेट ऑफ डेटा गिवन है, तो देखो कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही दरअसल क्या बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पर ये जो 7 है वो 1 2 3 बार आ रहा है, तो 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए 7 इसका बहुलक है। इसमें कोई भी सूत्र की जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इस पे एंजॉय किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आपने निकाला क्या, 7। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है मेरा अगला वाला सवाल। फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो आपको ये क्या पूछ रहा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 15 है और प्रत्येक प्रेक्षण में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो आपको नया वाला माध्य बताना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अभी अभी नियम बताया था मैंने आपको, कि अगर आप हर एक में कोई भी अंक जोड़ते हो तो जो नया वाला माध्य होगा वही अंक जुड़कर आएगा। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं। अगर हर एक में कोई भी अंक जोड़ते हो तो जो नया वाला जो माध्य आएगा वो वही अंक जुड़कर आएगा। कहने का अर्थ ये है कि वो बोल रहा है कि हमारा 20 ऑब्जर्वेशन है और हमने हर एक पे 5 जोड़ा, तो जो माध्य पहले था कितना था, 15, तो जो नया माध्य आएगा वही अंक, कौन सा अंक, 5 जुड़कर आएगा। सुन लो इत्मीनान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 20 प्रेक्षण थे, 20 ऑब्जर्वेशन थी, जिसका माध्य क्या था, 15। अब वो इन 20 में हर एक में कितना जोड़ रहा है, 5। क्योंकि वो हर एक में 5 जोड़ रहा है, इसलिए जो नया माध्य होगा वो पुराने माध्य में 5 जुड़कर आएगा, और 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। इस क्वेश्चन का जवाब है 20। समझ में आई बात? जो भी जोड़ेगा वो हर एक में, तो ओवरऑल माध्य में वो जुड़ जाता है। समझ गए? उसने हर एक में 5 जोड़ा, तो इसलिए पुराने वाला जो माध्य था 15, उसमें 5 जुड़कर नया माध्य आ गया 20। खत्म बात। उतरी वाली बात दिमाग में? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन भी एंजॉय किया होगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन जो आपने निकाला अभी, और ये इसकी थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी। आइए महाराज, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आप जवाब दे सकेंगे। ठीक है, मैं 30 सेकंड्स का आपको समय दे रहा हूं ताकि आप एक बार स्वयं से कोशिश कर सके। चलिए एक बार मैं आपकी मदद करता हूं, आप रिलैक्स होकर देखिए। 6 प्रेक्षणों का माध्य 12 है। मैंने आपको बताया था माध्य कुछ और नहीं होता है, क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है भाई एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये आप हमेशा से जानते भी हैं। अब आपको ये बात समझनी है,
अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब कि अगर आपने एवरेज में, औसत में पदों की संख्या का गुणा करवा दिया तो आपको क्या मिल जाता है? सम ऑफ टर्म्स मिल जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर आप औसत में पदों की संख्या का गुणा करवा देते हैं तो आपको योग पता चल जाता है। तो यहां पर औसत कितना है? 12। पदों की संख्या कितनी है? 6। तो 12 पंचे 60, 12 छके 72, तो सम क्या है? 72 है। मतलब कि जो 6 पद थे उनका योग 72 है। इतनी बात उतर गई दिमाग में। अब वो बोल रहा है कि हमने 15 को हटाया है। वो बोल रहा है ना महाराज, वो बोल रहा है कि हमने 72 में से 15 को हटाया है। ठीक है, 72 में 15 को हटाऊंगा तो 12 में से 5 जाएगा 7, और 6 में से 5 1 जाएगा 5। तो शेष जो प्रेक्षण होंगे, शेष जो प्रेक्षण होंगे उनका सम कितना आएगा? 57। माफ कीजिएगा, जो बच्चे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चला कि कब बैटरी चली गई। तो एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन से वॉइस नहीं आई है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। दरअसल क्या होता है कि जब क्लास लो ना तो सेल की बैटरी, मतलब माइक के लिए जो सेल है उसकी बैटरी कब ख़त्म होती है, वो चार्ज से कब ख़त्म पता नहीं चल पाता। तो मैं अभी आपका चैट देखा तो मुझे पता चला कि बैटरी चली गई है। एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। उन्होंने क्या कहा है कि आपको माध्यिका दे दिया, माध्य दे दिया, और आपको अनुभवन्य संबंध से बहुलक निकालने के लिए बोला है। ये अनुभवन्य जो संबंध है ये हम लोग को कार्ल पियर्सन ने दिया था, और कार्ल पियर्सन के हिसाब से जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, अब जैसे आप इसमें डेटा पुट करेंगे तो ये माध्यिका की वैल्यू थी और ये माध्य की वैल्यू थी। जैसे आप इसमें पुट करके इसको हल करते तो आपको जवाब कितना मिल जाता है? 16।
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम बनाने लायक क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यही आपने इसका जवाब निकाला था, वो था 16। चलो ये आ गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आइए, बीच का एक आध क्वेश्चन जो है नंबरिंग आगे पीछे हो गई है। बोल रहा है एक कक्षा में 30 बालकों का औसत प्राप्तांक 62 और 20 बालिकाओं का औसत प्राप्तांक 67 है। आपको बताना है पूरी कक्षा का एवरेज क्या है। बहुत बढ़िया। तो अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे दिखाई देता है 30 बालक हैं जिसकी वैल्यू मान रहा हूँ n1, उनका एवरेज है 62, उसकी वैल्यू मान रहा हूँ x1। 20 बालक है जिसकी वैल्यू मान रहा हूँ n2 और इसका प्राप्तांक है 67, तो इसकी वैल्यू मान रहा हूँ x2। तो जो एवरेज है यहाँ, जो मीन है, वो होगा n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। ये वाला फंडा भी मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था, जिसमें आप डेटा पुट करेंगे तो जाएगा 30 गुणा 62 प्लस 20 गुणा 67 बटे में 30 प्लस 20। ये डेटा इसमें आप पुट करेंगे। ठीक है, और जैसे आप इसको हल करते हैं कितना आता है, ये इसका जवाब है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसको बनाया होगा और एकदम बनाने लायक क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। आइए, ये मैंने इसके लिए जो है आपके लिए सॉल्यूशन डाल रखा है। आइए, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग कथन और कारण के नाम से जानते हैं। आप में को इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गणित को लेकर, तो एक बार कोशिश करते हैं। कथन क्या कहता है, माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है। जो मीन होता है, चरम मान मतलब जो पीक वैल्यू होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, उससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है। दूसरा उसका कारण दे रहा है, माध्य की गणना में सभी प्रेक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप मीन निकालते हैं तो आप सभी के सभी नंबरों को पकड़ के जोड़ते हैं, फिर उस बोलते हैं कि भैया 5 नंबर थे तो 5 से डिवाइड करते हैं, या 6 नंबर तो 6 से डिवाइड करते हैं। मानते हो? तो ये जो कथन बोल रहा है ये सही बोल रहा है, और ये जो कारण है ये कारण भी सही है। अब आपको बताना है कि क्या जो कथन है वो उस कारण को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। कर भी रहा है, एकदम सही बात है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ओके है अपन लोग, तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम के लिए बढ़िया तरह के क्वेश्चन होते हैं। आइए अगला कोशिश करेंगे जवाब देने की। कह रहा है कथन में किसी भी आंकड़ा समूह का बहुलक सदैव अद्वितीय होता है। द मोड ऑफ एनी डेटा सेट इज ऑलवेज यूनिक। जो बहुलक है वो हमेशा आपको यूनिक मिलेगा। दूसरा उसका कारण दे रहा है, बहुलक वह प्रेक्षण है जिसकी बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक मतलब हाईएस्ट होती है। आपको बताना है क्या सही क्या गलत, और कौन सा ऑप्शन आप चुनते हो। तो इसका जवाब है कि ए तो गलत है। क्यों गलत है जरा समझिए। मैंने आपको जब ये वाला क्वेश्चन कराया था 4 2 4 4 7 8 4, तो इस केस में ये वाले नंबर में जो आप बहुलक बोलोगे क्या बोलोगे 4। लेकिन अगर आपको ऐसे लिख के दे दूं 2 2 4 4 6, अगर मैं ऐसे लिख के दे दूं तो बहुलक क्या बोलोगे 2 और 4। तो ये अद्वितीय दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना भाई, ये अद्वितीय नहीं दिख रहा है। इसीलिए ये यूनिक हो ये जरूरी नहीं है।
लेकिन ये वाली बात सही है कि जो जब बारंबारता सर्वाधिक होती है, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, उसको अपन लोग बहुलक मानते हैं। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि कारण सही है और कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मार के आऊंगा, डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। डन है यहाँ तक अपन लोग? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। यही आपने चुना है इसका जवाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, अगला सवाल। गुणात्मक आंकड़ों जैसे विद्यार्थियों का प्रिय रंग के लिए बहुलक का उपयोग या बहुलक ही उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति माप है। कारण बोल रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य नहीं है। चलिए बताइए। हाँ सुनते हैं, ये वाली बात एकदम सही है। मैंने आपको बताया था कि बहुलक के लिए हम लोग को क्वालिटी यानी कि जो भी उसकी गुण होते हैं उसे लेना होता है। तो ये बोल भी रहे कि बहुलक के लिए हम लोग गुण मतलब कि क्वालिटी को पिक करते हैं, सही बात है। दूसरा ये बोल रहे हैं बहुलक के लिए आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य नहीं है, सही बात है। अनिवार्य किस में होता है, माध्यिका में होता है, बहुलक में तो नहीं होता है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन उसकी ये व्याख्या थोड़ी कर रहा है, ये तो अपने मन की एक बात बोल रहा है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही, व्याख्या नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मारूंगा, बी। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए आइए, यही आपने चुना इसका जवाब, ऑप्शन नंबर बी। फटाक से बताएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूत्र है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य प्रत्येक बंटन के लिए यथार्थ माने कि एग्जैक्ट रूप से लागू होता है। फिर वो दूसरा कह रहा है कि यह एक अनुभंज्य संबंध है जो मध्यम रूप से विषम बंटन के लिए लगभग सत्य है। तो मैंने आपको कार्ल पियर्सन की अब थ्योरी पढ़ाई तो मैंने बताया था कि हाँ फॉर्मूला तो यही है, लेकिन एग्जैक्ट के लिए नहीं है। किसके लिए है वो, अप्रॉक्स के लिए है। तो ये वाली जो बात है वो क्या है, गलत है। अब ये बोल रहा है अनुभंज्य संबंध है, सही है, कार्ल पियर्सन साहब ने दिया था और ने बोला था कि विषम बंटन के लिए होगा और उसके लिए अप्रोक्सीमेटली सही होगा। तो ये वाली बात क्या है, सही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कथन असत्य कारण सत्य, तो इसका ऑप्शन क्या मानूंगा, सेट है। तो यही हमने टिक भी किया था, है ना। चलिए आइए, ये जोड़ी बनाओ भी आपके पेपर में बहुत आता है, फटाफट जोड़ी बना दीजिए। तो अगर आप देखें यहाँ पर 2 3 3 4 5, तो 3 2 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3। इसका बहुलक हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा हाँ लिखा है, ये लिखा है, सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा था। ए का है 2, ठीक है भाई। ए का 2 के हिसाब से ये दोनों ऑप्शन तो इसके जवाब नहीं बनने वाले, जो भी चुनूंगा बी और डी में चुनूंगा, ठीक है। अगला यहाँ पर है ये और ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 ये लिखा हुआ है ना। तो बी पर आ रहा है 3, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका कोई बहुलक नहीं होगा और इसका 7 होगा। यही आपने चुना था। आइए पांच प्राकृत संख्याएं हैं, आपको उसका माध्य वहां पे देखो लिखा हुआ है मीन बताना है। तो 5 का प्राकृत का मीन, मैंने आपको फॉर्मूला बोला था क्या होता है भाई, 5 + 1 बटे में, तो इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, तो ए पर 3 आना चाहिए, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 विषम, विषम के लिए क्या फॉर्मूला बोला था,
n, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है हम लोग कभी भी, तो b पर क्या हो जाएगा? 4, तो ये नहीं होगा, ये होगा 5 सम का क्या फॉर्मूला बोल रहा? कुछ भी याद नहीं किए हम लोग। n+1 कितना हो जाएगा? 10 प्राकृत, प्राकृत के लिए तो वही है n+1/2, मतलब कि 11, 11 का आधा हो जाएगा कितना? 5.5। तो इसका जो सही जवाब आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। वो फॉर्मूला याद कीजिए भाई, उसमें अपने को कमांड अच्छी रखनी है। यही आपने इसका जवाब चुना, ठीक है। ऊपर डेटा गिवन है, ये है डेटा। इस डेटा का आपको बताना है मीन क्या होगा। मीन माने होता है माध्य, माध्य होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर आपको लगाना था 1 + 1 + 3 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5 है ऐसा। तो 7 3 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 का 4 से 5 से डिवाइड कितना आएगा? 4। तो इसका मीन हो जाएगा 4। तो मेरे हिसाब से ए पर आएगा 4, तो ये और ये इसका जवाब नहीं है। फिर आपको बता रहे हैं माध्यिका। माध्यिका के लिए उसको क्रम में अरेंज करना पड़ता है। क्रम में अरेंज हो तो 1 1 3, अरे क्रम में ही अरेंज है ना? क्रम में अरेंज है तो आप क्या करते हैं? देखते हैं समय के विषम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब n का मान जो है यहाँ पर कितना है? 5। माध्यिका निकालनी हो तो क्या करते हैं? 5 + 1/2 वां पद, ध्यान रखिएगा मैं वां पद लिखता हूं। तो 5 + 1/2 मतलब कि तीसरा पद। तीसरा पद कौन है? 3। तो यहाँ पर कहीं 3 लिखा है, तो ये गलत है, ये इसका जवाब है। वैसे ही मोड कैसे निकालते हैं भाई? मोड निकालते हैं जो जितने बार आ रहा है। तो यहाँ पर 1 जो है 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसका जो मोड है वो हो गया 1, क्योंकि वो 2 बार आ रहा था, है ना। अगला है रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे भाई? रेंज होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? 1। सबसे बड़ा कौन है? 8। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7। ये हो गई इसकी रेंज। रेंज होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। आगे बढ़ो। हाँ, ये सही क्रम वाले भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं, तो एक बार जरा ये भी मेरे साथ कोशिश कर लेंगे हम लोग। आपको क्या करना है? इसमें सही क्रम बनाना है। तो बोल रहा है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है? कुछ डेटा गिवन है, उसका आपको माध्यिका निकाल कर देना है। तो माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो जो जवाब शुरू होगा बी से चालू होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पद ये होता है कि उसमें आपको प्रेक्षणों की संख्या गिननी होती है, सम है कि विषम है। तो मेरे हिसाब से बी के बाद सी आना चाहिए था, तो ये दिखाई दे रहा है बी के बाद सी, तो ये भी नहीं होगा। फिर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि सम या विषम है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं? सूत्र चुनते हैं। तो उसके बाद आना चाहिए था डी, और जब सूत्र चुन लेते हैं तो उसमें मान रख के अब उसका मध्य पद यानी कि माध्यिका बता देते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है? स्वीकार है? यही आपने चुना भी। आंकड़े 4 4 6 8 और 13, इनके माध्य, माध्यिका और बहुलक का आपको सही क्रम बताना है। इसके माध्य, माध्यिका और बहुलक का आपको सही क्रम बताना है। आप इनकी तीनों वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका क्रम मुझे बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, बॉटम लाइन बोलते हैं, फटाक से सुन लो। बाकी आपके पास एक तरीका ये है कि आप हल कर सकते हो तीनों को, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों को हल कर लेना। हल करके मान दिखेगा, तो जो भी मान का ऑर्डर सेट होगा वो उसका जवाब बन जाएगा। ये हल करने का काम आपके लिए होमवर्क है। मैं बॉटम लाइन बोलता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ये संख्याएं बढ़ रही हैं, तो ये जो है पॉजिटिव स्क्यूड है, ऐसा है ना। और एक स्लाइड थी, इसमें मैंने आपको बताया था पॉजिटिव स्क्यूड के केस में माध्य, माध्यिका और बहुलक का ऑर्डर सेट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप टिक करेंगे, हल नहीं करेंगे। अगर याद ना हो पेपर में तो हल करके फिर टिक कर लेना, लेकिन करना जरूर, सही है। तो यहाँ पर जो है अपना माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला सेक्शन भी जो है कंप्लीट हो गया, सारा का सारा जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट होगा, जब आपकी नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें। तो उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको एंड टू एंड क्लियर हो गया होगा। और भी कोई अगर डाउट हो तो अपन फिर कनेक्ट होते रहेंगे, लेकिन आज के लिए जो है मेरा ख्याल है ये वाला टॉपिक सफिशिएंट है, अच्छा कंटेंट था आपके लिए। अब ये टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकोगे, ठीक है।